नमस्ते बच्चों। हम विज्ञान का 12वां पाठ प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे थे और हमने प्राकृतिक संसाधन के प्रकार और उनके संरक्षण के उपाय देखे थे। आज हम वन संरक्षण और प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। वन, जैसा आप जानते हैं, जंगल जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उसको वन कहा जाता है और उनका संरक्षण करना है। और दूसरा उनका प्रबंधन का मतलब वो हमारे पृथ्वी पर बने रहें, इसके उपाय भी हमें उसके साथ ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम वनों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। और पहला पॉइंट जो इसके अंतर्गत आएगा, वनों के महत्व के बारे में हम बड़े संक्षिप्त में पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे और इसको आप जब प्रश्न आए तो परीक्षा में इसको विस्तार से लिखने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट, वन पृथ्वी पर जीवन का आधार है। वन पृथ्वी पर जीवन का आधार है। इन वन क्षेत्रों में ही जीवन के विकास की क्रियाएं हुई हैं और कई प्रजातियां, चाहे वो जीव जंतु की हों चाहे पेड़ पौधों की हों, उनकी उत्पत्ति वनों में ही हुई है। जैसा हम सब जानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति भी अफ्रीका के जंगल में हुई है। तो वन पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। एक ये पॉइंट, वन वर्षा और उसके जल संरक्षण हेतु अलवणीय जल के स्रोतों और नदियों के जल की निरंतर पूर्ति के नियंत्रक होते हैं। इसका अर्थ है कि वन एक तो वर्षा कराने में सहायक हैं, क्योंकि ये जलवायु को ठंडा करने में, ठंडक पैदा करने में, और ठंडक पैदा होगी तो संघनन होगा, संघनन की क्रिया होगी तो जो बादल हैं वो ठंडे होकर बरसेंगे। एक तो वर्षा कराने में सहायक है और जो वर्षा का जल है उसका संरक्षण करेंगे। वर्षा का जल अलवणीय होता है, इसमें कोई किसी प्रकार के लवण घुले हुए नहीं होते हैं। ये खारा पानी नहीं होता है, वर्षा का जल मीठा पानी होता है। उसके स्रोतों और नदियों के जल, जो वर्षा का जल नदियों में आ रहा है, उसकी निरंतर पूर्ति बनी रहे, उसके ये नियंत्रक होते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं। नदियों में ये जल की पूर्ति को लंबी अवधि तक बनाए रखते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट है। और जलवायु, इस पॉइंट के अंतर्गत जलवायु के लिए वायुमंडलीय आर्द्रता को बनाए रखते हैं। जलवायु एक बड़ा शब्द है जिसका अर्थ होता है लंबे अवधि में भौगोलिक दशाएं, जैसे तापमान, आर्द्रता, इस तरह की दशाएं लंबी समय तक जो बनी रहती हैं उसको जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु के लिए वायुमंडलीय आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, तो वायुमंडल के अंदर नमी बनाए रखती है लंबे समय के लिए। तो ये इसमें भी वन आपका महत्वपूर्ण भूमिका है।
वायु और जल से भूमि के कटाव हो जाते हैं। अगर तेज पानी बह जाएगा तो भूमि कट जाती है, तेज वायु चलती है उससे भी मिट्टी उड़ जाती है और भूमि का कटाव होने लगता है। तो वन जहाँ होते हैं, वन क्षेत्र जहाँ ज़्यादा है वन, वहाँ पर पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और वो मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकने में मदद करती हैं। तो वन वायु और जल के कारणों से होने वाले भूमि कटाव को रोकते हैं। अजैव चट्टानों, जिसमें कोई भी जैव पदार्थ नहीं मिला है, जैविक पदार्थ, जीव जंतु या मृत जीव जंतु या पेड़ पौधे नहीं मिले हैं, ऐसी चट्टानें उपजाऊ नहीं होती हैं। उनसे जो मिट्टी आएगी वो उपजाऊ नहीं होगी। आज उस मिट्टी को उर्वरा मिट्टी की रचना करने में वन क्षेत्र में खूब सारे आप देखेंगे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं। जब ये पेड़ पौधे और जीव जंतु मर जाते हैं तो और फिर कालांतर में ये सड़कर ये जीव जंतु मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उससे जो मिट्टी बनती है वो उर्वरा मिट्टी बनती है और इस मिट्टी को बनाने में वन हमारी मदद करते हैं। अगला पॉइंट, वन पर्यावरण को स्वच्छ वन पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। पर्यावरण रहे हैं कि वर्तमान में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, कुछ गैसों की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इन ऑक्साइड्स के और हमारे पर्यावरण असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। तो वन क्या डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन देंगे, तो हमारे पर्यावरण संतुलन में भी ये मदद करते हैं। नाइट्रोजन चरा जो वायुमंडल गर्म हो रहा है उसको ठंडा रखने में भी ये सहायता करते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता इन वनों में देखने को मिलती है। हमारे भारत में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और उन वनों में काफ़ी जैव विविधता, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। कई उत्पाद जैसे लकड़ी, इमारती लकड़ी, गोंद, रेजिन, रबड़, सुगंधित तेल, बीज एवं अन्य सामग्री देते हैं। कई उत्पाद इमारती लकड़ी है, गोंद है, रेजिन है, रबड़ है, औषधियाँ हैं। मैंने औषधि नहीं लिखी थी, औषधि भी लिख देते हैं। औषधियाँ, सुगंधित तेल, बीज और अन्य सामग्री हमें वनों से मिलती है। तो ये हो गए वनों का महत्व। वन महत्व के बाद अब हम वनोन्मूलन या वन उन्मूलन जो आपकी किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। वन उन्मूलन या वनोन्मूलन का अर्थ होता है
वनों को काट कर या जलाकर या किसी अन्य तरीकों से नष्ट करना या समाप्त करना वनोन्मूलन या वन उन्मूलन कहलाता है। और इसके कुछ कारण हैं जिन कारणों के लिए ये किया जाता है। पहला कारण जिसमें काफ़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई हो रही है, उसका प्रमुख कारण है कुछ वर्षों से इमारती लकड़ी की अत्यधिक मांग बढ़ गई है। यहाँ पर इमारती लकड़ी का मतलब जिस लकड़ी का प्रयोग हम फर्नीचर बनाने में और दरवाजे खिड़की बनाने में करते हैं, वह लकड़ी इमारती लकड़ी कहलाती है। तो ये लकड़ी भवन निर्माण में और भवन की साज सज्जा में काम आती है। तो इसकी मांग काफ़ी अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण से वनों की कटाई भी बढ़ गई है। जलाऊ लकड़ी के लिए जो आदिवासी लोग हैं या वो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, वो वनों की लकड़ी को ईंधन के रूप में वो काम में लेते हैं। इसके कारण से भी वनों की कटाई की जा रही है। जूम कृषि ये एक प्रकार की कृषि है जो हमारे पूर्वी राज्यों नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, इन प्रदेशों में ज़्यादातर काम में आती है। इस कृषि के अंतर्गत वनों में जो पेड़ हैं उनको काट दिया जाता है और झाड़ी और घास में फिर आग लगा दी जाती है। और आग लगाने के बाद सारा क्षेत्र साफ हो जाता है। एक समतल मैदान के रूप में हमें भूमि प्राप्त हो जाती है। और जलाने के बाद जो राख बचती है उसको उसी मिट्टी में मिलाकर, जिसके अंदर पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। और इस समतल भूमि में परंपरागत तरीकों से, पुराने तरीकों से खेती की जाती है, पुराने औजारों से खेती की जाती है। हालांकि इस तरह की कृषि में उत्पादन कम होता है, फिर भी वहाँ के लोग इस परंपरा को अपनाते हैं और 2-3 साल तक, जब तक भूमि की उर्वरता बनी रहती है और उनको उत्पादन मिलता है, तब तक वो उस भाग में कृषि करते हैं, खेती करते हैं। और जब उत्पादन कम होने लगता है तो वो उस भाग को छोड़कर अन्य भाग में चले जाते हैं, जहाँ पर वो नए जो वन क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की आग लगाकर भूमि को साफ करके पुनः खेती के लिए तैयार करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को जूम खेती कहा जाता है। इसमें वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार अपना बदलते रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि
जैसा मैंने बताया कि पूर्ववर्ती राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इसमें जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं वहाँ पर वन ज़्यादा हैं, तो उन वनों के भाग में पहले कटाई करते हैं, बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं, फिर वहाँ पर झाड़ी और घास और कटे हुए पेड़ में आग लगाकर उस भाग को साफ़ कर देते हैं। उस भाग में जो राख होती है उसको मिट्टी में मिला देते हैं। राख के अंतर्गत पोटाश पाया जाता है जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। और ये आदिवासी लोग परंपरागत तरीक़ों से इस साफ़ किए हुए भाग में खेती करते हैं और उन्हें कुछ सालों तक अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। जब उपज कम होने लगती है तो वो इस भाग को छोड़कर यही विधि वन के अन्य भाग में लगाते हैं। इस प्रकार की खेती को हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव में पहला दुष्प्रभाव है प्राकृतिक संसाधनों का क्षय। इसके अंतर्गत वन के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब हम उसको जला देते हैं तो वो संसाधन जो हम उपयोग में ले सकते हैं वो संसाधन नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है मृदा का अपरदन। अपरदन से मतलब है कि जब उस क्षेत्र में वर्षा होगी तो वहाँ मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। मैंने बताया था पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखने का कार्य करती हैं, लेकिन जब मिट्टी को बांधने वाला कोई नहीं होगा तो वहाँ की मिट्टी कटना शुरू हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं मृदा अपरदन। फिर जीवों का विनाश। जब आग लगा देंगे तो उस क्षेत्र में रहने वाले जीवों का आवास समाप्त हो जाएगा। उन्हें अन्य स्थानों पर जाना पड़ेगा जहां वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, या हो सकता है कि आग में वो जलकर नष्ट हो जाएं। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो इसमें वन्य जीवों का विनाश हो जाता है। जलवायु में परिवर्तन। इस प्रकार बार बार कई क्षेत्रों में आग लगने से पर्यावरण को में हानिकारक गैसें की मात्रा बढ़ेगी और साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो आर्द्रता है उसमें भी कमी आएगी और इस तरह से वहाँ के जलवायु में परिवर्तन होने की संभावना है कि वहाँ पेड़ों का जो हरा आवरण है वो कम हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, अन्य गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी, आर्द्रता कम हो जाएगी। इस तरह से भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन होने से जलवायु में भी परिवर्तन हो जाएगा। स्थलीकरण का मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान का बढ़ावा, रेगिस्तान को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बड़े क्षेत्र में वन लगे हुए हैं और बड़े क्षेत्र के वनों को काटा जाएगा, वहाँ की मिट्टी को पकड़ने वाली जड़ें नहीं रहेंगी, तो मिट्टी क्या होगी, हवा के साथ भी कटना शुरू हो जाएगी और इस प्रकार मिट्टी क्या हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, वो अपने आप को बांध नहीं रख सकेगी और वहाँ पे मरुस्थलीकरण की संभावना हो जाएगी। पेड़ पौधे कम हो जाएंगे और मिट्टी जो है वायु से भी कटाव होना शुरू हो जाएगा। ये सभी मरुस्थलीकरण की दशाएं होती हैं। प्रदूषण। जब हम आग लगाएंगे क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में गैसों का जलने में ऑक्सीजन काम आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लकड़ी के जलने से मिलेगी, इसी प्रकार जो पेड़ पौधों से मिलने वाली ऑक्सीजन में कमी आएगी और अन्य प्रकार की जो गैसें होंगी वो पर्यावरण में प्रदूषण का कार्य करेंगी और काफ़ी मात्रा में राख बनेगी। वो राख भी काफ़ी जब ज़्यादा मात्रा में होगी
तो वो भी एक नुकसान का कार्य करेगी। उपाय, और उन उपायों में पहला उपाय वनों की पोषणीय सीमा तक कटाई की जाए। पोषणीय सीमा तक कटाई की जाए। ऐसा नहीं हो कि हम कटाई की दर ज़्यादा कर दें और वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना उसकी दर कम हो जाए, कटाई की दर ज़्यादा हो जाए और वृक्षारोपण की दर कम हो जाए तो क्या होगा, वन नष्ट होने लग जाएंगे। हमें क्या करना है, कटाई और वृक्षारोपण की समान अनुपात में दर होनी चाहिए, दोनों की दर लगभग बराबर होनी चाहिए। और अभी स्थिति ये है कि वृक्षारोपण की दर अधिक होनी चाहिए क्योंकि कटाई काफ़ी हो चुकी है। तो अगर हम कटाई और वृक्षारोपण की दर का समान अनुपात रखेंगे तो हम वनों को बचा सकेंगे। वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। वनों में कई बार गर्मियों के मौसम में गर्मी के कारण आग लग जाती है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि वहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो बीड़ी सिगरेट या अन्य कार्यों के लिए माचिस आचिस या इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी कई बार वनों में आग लग जाती है। तो उसके लिए आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए बताया है कि निरीक्षण गृह हो, कुछ कुछ दूरी पर निरीक्षण गृह हो, ताकि अगर कहीं इस प्रकार की घटना हो तो उसको छोटे ही स्तर पे रोका जा सके। अग्नि रक्षा पथ बनाए जाएं कि वनों में एक तो पहुंचा नहीं जा सकता है, तो ऐसे रोड तैयार हों जिसमें आसानी से पहुंच सकें। और हम वन को कई क्षेत्रों में बांट सकते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में खुदाई करके, भूमि को खोद कर उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में आग लग गई और वहाँ पर हमने इस प्रकार की खुदाई की हुई है तो वो आग सभी क्षेत्रों में नहीं फैलेगी, एक भाग तक सीमित रह जाएगी। तो इस प्रकार हमारे को कीटों से दवा का छिड़काव कर बचाना चाहिए। और अगर कुछ वृक्ष रोगग्रस्त हो गए हैं तो उनको काट कर हटा दिया जाए ताकि वो रोग अन्य वृक्षों में ना फैले। प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस वनों में अधिक प्रजाति के वृक्ष हैं या अधिक प्रजाति के वन्य जीव हैं, ऐसे वनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि व आवास के लिए वनोन्मूलन, आवास के लिए वनों की कटाई होती है, उसको वनोन्मूलन कहते हैं। तो उस पर रोक होनी चाहिए और झूम खेती पर भी रोक लगनी चाहिए। झूम, ये मैंने यहाँ पर झूम लिख दिया था, इसको आप सही कर लें, ये झूम खेती है। झूम मैंने जूम कर दिया था, झूम खेती है। तो इसको झूम खेती, जो मैंने बताया था कि आदिवासी लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधों को वहाँ वनों में की काट देते हैं और जो छोटी झाड़ी और घास होती है उसमें आग लगा देते हैं। आग लगने के बाद जो बची हुई राख होती है उसको भूमि में मिला देते हैं और वहाँ खेती करते हैं। कुछ सालों तक इस प्रकार की खेती की जाती है। इस तरह की जो खेती की जा रही है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जलाऊ लकड़ी व
जलाऊ लकड़ी जलाने के लिए, ईंधन के लिए काम आने वाली लकड़ी जलाऊ लकड़ी, या ईंधन के लिए काम आने वाली लकड़ी जलाऊ लकड़ी, या इमारती लकड़ी जो फर्नीचर और दरवाजे खिड़कियों में, भवन निर्माण में काम आती है, के लिए वैकल्पिक स्रोतों को काम में लिया जाना चाहिए। एक तो ईंधन के रूप में जो काम आती है, उसके लिए आजकल सरकार क्या कर रही है, सभी को गैस वितरण कर रही है ताकि लोग वनों की कटाई को कम करें। और इसी तरह से इमारती लकड़ी बांध और बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें कई उद्देश्यों के लिए कार्य किया परियोजना है जिसमें कई उद्देश्यों के लिए कार्य किया जाता है बांध बनाने के साथ साथ। ऐसी परियोजनाओं को बनाते समय वन संसाधनों का, कि उस क्षेत्र में वन है, उस वन से कितना भाग वन का नष्ट हो जाएगा और इस तरह के नष्ट होने से मिलने वाले फ़ायदे और नष्ट भाग के नुकसान दोनों को ध्यान में रखकर इस तरह की परियोजना को लागू किया जाना चाहिए। के लिए चेतना को बचाने के लिए चेतना जागृत करनी चाहिए। ऐसे जन चेतना अभियान चलाने चाहिए जैसे चिपको आंदोलन। ये सुंदरलाल बहुगुणा ने जब भागीरथी नदी पर टेहरी बांध का निर्माण हुआ था तब ये चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इससे पहले ये चिपको आंदोलन जोधपुर में अमृता देवी द्वारा भी चलाया गया था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, इसलिए हम केवल अभी इस पॉइंट को लिख रहे हैं।